अहम मामलात हैं और बड़ा क्रिटिकल जंक्चर पे पाकिस्तान है। पहले पीटीआई के लोगों ने आईएमएफ को ख़त लिखा था। अभी अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि हुकूमत के तर्जमान हैं, वज़ीर इत्तलात, वो बड़ी ख़तरनाक बात कर गए कि जीएसपी प्लस यूरोपियन यूनियन वाला वो पाकिस्तान का ख़त्म कराने के लिए पीटीआई ने ख़त लिख दिया है। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में जो सबसे बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी या नजरिया है, उसमें जो सबसे बुनियादी रॉन्ग या जो एक गलत सोच और अप्रोच है, वो ये खुशफहमी उन्हें कि वो बिल्कुल हक पर हैं हर चीज में। जो उनकी सोच है वो सही है और बाकी जो उनके मुखालिफ हैं वो 100% गलत हैं और ये खुद 100% सही है। यहीं से उन्हें ये गुमान होने लगता है कि वो अगर आईएमएफ को या जीएसपी प्लस के लिए यूरोपियन यूनियन को खत लिखेंगे तो वो जस्टिफाइड हक बजानिब है, क्योंकि वो ऐसा करके सिर्फ अपनी जो मुखालिफ हुकूमत है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये वो इससे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को, मुल्क की रियासत को, मुल्क के जो मईशत है और फिर सियासत और जमहूरियत को नाकाबिल तलावी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अब पीटीआई में अगर कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ समझदार लोग हैं, और जाहिर है कि अवाम या वोट देने वालों को तो हम नहीं कह सकते कि वो मुल्क दुश्मन है, वो तो मुहिब्बे वतनी है ना। तो वो देख लें कि ये जो कुछ अमल हो रहा है पीटीआई के आला क़यादत की तरफ से, इस तरह के जो खतूत लिखे जा रहे हैं, क्या इससे ये मुल्क के लिए सूदमंद है या मुल्क के लिए ज़हर? लेकिन डॉक्टर साहब एक नुक्ता ज़रूर है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हुकूमत की तर्जमानी कर रहे हैं। सिमिलरली पीटीआई के तर्जमान ने जो बयान दिया, रद्द-ए-अमल दिया वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उन्होंने भी वादे कर दिया कि हमने कोई ख़त लिखा है ना ऐसा ख़त लिखने का इरादा है। तो फिर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? देखिए, कितने खत लिखे और किस खत से उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार की, लेकिन वो जो खत आईएमएफ को लिखा था उसका तो आईएमएफ वालों ने भी जवाब दिया ना। वो तो अपनी जगह पे एक सनद के तौर पे मौजूद है ना। तो उस खत का अब आप क्या करेंगे? उस पर कोई माफी नहीं आई, अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया गया। अब पाकिस्तान के अवाम जज्बाती होकर, और खासतौर से नौजवान जिन्हें पहला मौका मिला था, उन्होंने किसी पर पहली मरतबा इत्मीनान किया था, वो इतनी आसानी से ये नहीं मानना चाहते कि उनसे गलती हो रही है। और उन्होंने एक ऐसे पार्टी और ऐसे उस पार्टी के ऐसे कायद को अपना सब कुछ दे दिया है जो कि अपने सोच व फिक्र में इस तरह की बड़ी गलतियां करता है और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अजीब रुझान है। फिर मुल्क के लोग अगर इस पर नहीं खड़े होंगे, वहाँ आम आदमियों में से ये आवाज़ नहीं उठेगी कि ये मुल्क दुश्मनी है, ये कोई मुल्क दोस्ती थोड़ी है जो कि खत लिखने का अमल है। ये आपने डॉक्टर साहब रुझान की बात की। आज एक नई चीज़ हुई, मैं तो उसको वेलकम कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़ा अली अमीन ख़ान गंडापुर आज वज़ीर आज़म साहब से मिले और उन्होंने बाद में कहा कि ये मुस्बत मुलाकात हुई है। ये एक अच्छा, आप समझते हैं, इनिशिएटिव है, या एक अच्छी इब्तदा हो सकती है? देखिए, उन्होंने तो बाद में शायद एहसन इकबाल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ना। जी, उसी में बात की कि मुस्बत मुलाकात हुई है। जी हाँ। देखिए, तो ये तो मैं समझता हूँ खुश आइंद है। और मेरे ख्याल में मेरी जो पहली तकरीर थी डिप्टी स्पीकर के जो कामयाबी पर मैंने मुबारकबाद की, उसमें मैंने यही कहा कि देखें, इस कौमी असेंबली में 4 बड़ी जमातें जिन्हें 20 से ज्यादा नशिस्तें मिली है, एक पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमके। जी। अच्छा, लोगों ने इनमें से किसी को भी ये कहकर वोट छोड़ दिया कि जाके हुकूमत को ना चलने दो, असेंबली को ना चलने दो। क्योंकि चारों को वोट जो मिले हैं वो महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के लिए मिले। कि अगर पीपल्स पार्टी को भी इसीलिए वोट मिला, पीएमएलएन को भी और पीटीआई को भी और एमकेएम को भी, कि भाई सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे का है। सबके पास अलग अलग सहीफा है, तरीके अलग अलग हैं। किसी के पास नुस्खा एक कीमिया है जो आईनी तरमीमी बिल हमारा, जिसको हम कहते हैं कि भाई आप शहरों को 130 जिले और शहर, उनको तरक्की का इंजन बना दें।
पाकिस्तान पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अपने नौजवानों में बड़ी सरमायाकारी कर दें, आईटी में बड़ी सरमायाकारी कर दें, मुतबादिल एनर्जी में बड़ी सरमायाकारी कर दें, दो जो छोटे डैम बन रहे वो जल्दी बना दें, जो थरकोल के जो प्लांट्स आने वो जल्दी करते हैं, रिकोडिक का जो प्रोडक्शन है उसको जल्दी मार्केट में ले आए, एक्सपोर्ट शुरू कर दें। ये चंद चीजें अगर कर देंगे तो फिर पाकिस्तान पीछे मुड़ के नहीं। और ये डॉक्टर साहब यही तो हुकूमतों ने करना है। आपके सूबे में सिंध में काबीना बन गई, आपने देखी, कल ओथ था, कैसी लगी काबीना? मसाइल हल हो जाएंगे सूबे के? देखें, जो आपके पास मैन पावर या अपराधी वसाइल दस्तियाब हैं उन्हीं में से काबीना बनेगी ना। अच्छा, पीएमएलएन के पास फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ शोबों के माहिर हैं जिनसे कुछ सबक को वाबस्ता की जा सकती है कि वो अपने अपने शोबों, अपने अपने फील्ड को समझते हैं। पीटीआई ने इतने बड़े दावे किए थे लेकिन उनके पास उस तरह से लोग दस्तियाब नहीं थे। उन्होंने बड़ी गलतियां की जिसको लोग आज भुला बैठे हैं, क्योंकि अब उन्होंने मजलूमियत का नैरेटिव बेचना शुरू कर दिया है। देखिए ना, जब तक इमरान खान वजीर आजम थे तो 21 में से 19 जो बाई इलेक्शन थे वो हारे थे जब तक वजीर आजम थे। और जब वजीर आजम वजारत उस्मा से हटे तो फिर वो इलेक्शन जो है वो बाई इलेक्शन जीतना शुरू कर दिया पीटीआई ने। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि जो भी इनके पास काबीना, इन्हें और एक्सपर्ट चाहिए होंगे, उन्हें पूरे टास्क कमेटियां और कमीशन और सिर्फ सियासी तौर पर पीटीआई से भी मुस्तकिल बातचीत और मुज़ाकरात करके उन्हें भी हर पॉलिसी में हर मौके पर साथ लेके चलना होगा। लेकिन वो तो देखे ना, उनका इतना बड़ा कल से गिला बना हुआ है कि हमारे बानी चेयरमैन खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी लग गई है। एक तरफ दहशतगर्दी के खतरात हैं, दूसरी तरफ सियासी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर क्या किया जाए डॉक्टर साहब? देखिए, हम तो अल्ताफ हुसैन साहब से तो बाद में जब बिल्कुल इंतहा हो गई फिर अलग हुए ना। जी, और इफेक्टिवली अलग हो गए और मुस्तकिल बुनियादों पर अलग हो गए। लेकिन जब तक हम साथ थे तो हम भी इसी किस्म का शोर कर मचाते थे ना कि यही जो जज हैं जिन पे आज ये रेफरेंस चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की कभी कोर्ट से पाबंदी नहीं लगी किसी की तकरीर पे, किसी की गुफ्तगू पे। हमेशा लगती हुकूमतों की तरफ से कोर्ट तो रिलीज दे दी, ये पहली बार कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, पंजाब हाई कोर्ट ने। जी। तो देखें, ये कोई आज की नई बात थोड़ी है जो आज ये इनके अडियाला जेल में मुलाकातें बंद हो गई। देखे ना, आज जो इख्तिदार में कल वो जेल में होगा अगर यही साइकिल चलती रही। इस साइकिल को तो विशेष साइकिल को तो तोड़ना है हमने, यही से तो ब्रेक। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। सिंध के गवर्नर का कोटा, जो आज जेल में वो इख्तिदार में होंगे कल, ये आप लिख ले मैं जो बात कह रहा हूँ। जी, सिंध के गवर्नर का कोटा तो नून लीग के पास है कि यानी एडजस्टमेंट में नून लीग का गवर्नर बनना है। क्या उनका नए गवर्नर आएंगे या कामरान टेसोरी साहब ही कंटिन्यू करेंगे? क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों की? देखिए, हमने तो इस पर पोजीशन ली हुई है कि सिंध का गवर्नर हमारा हो, क्योंकि हमारी वहाँ पर 22 सीटें हैं कौमी असेंबली की ना। ठीक है। अच्छा, पीएमएलएन की तो एक भी सीट नहीं है और पीपल्स पार्टी की है तो वो 2 इलाकों से। और ये एक गैर तहरीरी एक माहिदा है जिस पर अमल हो रहा है कि शहरी सिंध से गवर्नर होता है और दही सिंध से जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है। और अगर दही शहरी सिंध से होगा तो भी जो शहरी सिंध की जमात है उसी से होगा ना भाई, और वो फिर एमक्यूएम का ही होगा। और अगर एमक्यूएम का होगा तो फिर एमक्यूएम की मर्जी, वो कामरान टेसोरी भाई को रखें या किसी को। और डायरेक्ट हमारे पास तो इस वक्त कामरान टेसोरी से बेहतर कोई और गवर्नर है ही नहीं। ना तो 50,000 बच्चे एडवांस आईटी का कोर्स जो 10 लाख रुपया फीस है, वो जब पढ़ के 1 साल बाद निकलेंगे, जो मार्कियां वहाँ बनी है, आप कभी गवर्नर हाउस आए, वहाँ का विजिट करें, देखें रोजाना 15,000। चलें, जरूर करेंगे हम। मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि ये वाली जो इनोवेशन है, इस इनोवेशन को 10-10 लाख रुपए होंगी इनकी तनख्वाहें। 10-10 जी, ये रेवोल्यूशन है, ये बात। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। नाजरीन, एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे।